क्लास 1 आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम लास्ट लेक्चर में कराया था। आज हम इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो है उस दिन मैंने जो आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया था उसमें इसके आगे माइनस लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला बताया था और यहाँ माइनस लिखा था। पहला क्वेश्चन तो ये आता है ये एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, वैल्यू नेगेटिव है, कैसे है ये नेगेटिव, क्या मतलब है इस नेगेटिव का। आपको बुक में गिवन है, वहाँ से लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से लिखना। जब इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, इन्फिनिट डिस्टेंस मतलब वो एटम में नहीं है, बाहर निकला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फिर कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा, इन्फिनिटी से पास आता जाएगा उसके, ठीक है। अब माना इसके इतने पास आ गए न्यूक्लियस के भी, उसमें अट्रैक्शन पैदा होनी शुरू होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होने से एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है ऑलवेज। सो मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिट डिस्टेंस पे था, बहुत दूर था, जब कोई अट्रैक्शन नहीं थी, तब उसकी एनर्जी थी मैक्सिमम। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम जीरो लेके चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू को कितना मानते हैं, जीरो। तो जब वो न्यूक्लियस के करीब आएगा, उसके साथ अट्रैक्शन होगी, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब रिलीज हो जाएगी, बाहर कम हो जाएगी। अब अगर मैक्सिमम जीरो थी तो जब कम होएगी तो किस में आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। सो इसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, समझ गए। सो वो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी, जितना दूर जाता जाएगा नेगेटिव में वैल्यू कम होती जाएगी और जीरो के पास जाती जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड, बोहर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें बाकी मॉडल से क्या डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट है क्वांटाइजेशन। तो उस पर क्वेश्चन गिवन है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोहर मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें क्या खास फीचर है। इसमें खास फीचर है क्वांटाइजेशन। अब आप पूछोगे क्वांटाइजेशन क्या है, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, अब दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। क्वांटाइजेशन का मतलब है जब कोई क्वांटिटी ग्रेजुअली और कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होती, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ग्रेजुअली और कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होती, वो एब्रप्टली मतलब एकदम से और डिसकॉन्टिन्यूसली रुक रुक के चेंज होती है। कैसे, इसको डेली लाइफ में ऐसे समझो, जैसे आप मॉल्स में जाते हो, वहाँ सीढ़ियाँ भी बनी होती है और रैंप भी बने होते हैं। जो रैंप है, जो एस्केलेटर समझ लो, एस्केलेटर में स्टेप नहीं बने, तो जब आप एस्केलेटर में जाते हो तो आप कॉन्टिन्यूसली चढ़ते हो, सीधा चढ़ते जाते हो या सीधा धीरे धीरे नीचे आता जाता है। पर जब आप स्टेप पे जाते हो तो आपका पैर पहले एक स्टेप पे आएगा, अगर दूसरा स्टेप उससे 9 इंच ऊपर है तो दूसरा स्टेप उसके 9 इंच ऊपर आएगा। इन बिटवीन तो नहीं ना आ सकता, हवा में तो नहीं ना पैर रख दोगे। जब सीढ़ियों में चढ़ते हो तो एक पैर एक स्टेप पे, दूसरा पैर दूसरे स्टेप पे, फिर नेक्स्ट पाँव नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। ये डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब आप इन बिटवीन नहीं रख सकते पैर। पर जब आप एस्केलेटर पे जाते हो वो तो लगातार चल रहा है, उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि एस्केलेटर ने 9 इंच का जंप मारना, वो तो लगातार चल रहा है, वो तो कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, उसमें फ्लो है, कॉन्टिन्यूटी है। तो ऐसे ही कोई भी एनर्जी, ऐसे एक और एग्जांपल है, जैसे आप दिल्ली या बॉम्बे जाते हो, वहाँ टैक्सीज चलती हैं, ऑटोज चलते हैं, यहाँ की तरह नहीं 10 रुपये देके जहाँ मर्जी चले हो, वहाँ पर उनका मीटर लगा होता है। उस मीटर पे पहले उन्होंने 20 रुपये लिखे हैं, मान लो वो 20 आपको देने होंगे, उसके बाद हर एक किलोमीटर के 5 या 6 रुपये बढ़ते जाएंगे। वो फिर इसका मतलब है 20 के बाद सीधा 25 आएगा, फिर सीधा 30 आएगा, फिर सीधा 35 आएगा, फिर सीधा 40 आएगा। ये वैल्यू डिसकॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, समझ गए। और 20 से 25 1 किलोमीटर होने के बाद बढ़ना है। अगर आपने 800 मीटर कवर किया फिर नहीं बढ़ेगा, मतलब ये एकदम अब्रप्टली बढ़ेगा और डिसकॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो आप कर सकते हो ऊपर नीचे। एक और एग्जांपल ले लो, दूध की ले लो, आपके घर दूध वाला आता है,
आप 1 लीटर दूध लेते हो, उसके आप 50 ml 100 ml थोड़ा सा और भी मांग सकते हो, वो थोड़ा सा डाल देगा, वो कॉन्टिन्यूस है। पर अगर आप बेर का पैकेट लेकर नहीं जाओ ना, वो आधा लीटर का ही देगा, वो ऐसे नहीं होगा भाई साहब थोड़ा सा 10 ml या 20 ml एक्स्ट्रा डाल दो, ऐसा तो नहीं होता। वो जहाँ 1 पैकेट मिलना है, 2 मिलने हैं, 3 मिलने हैं, 4 मिलने, ऐसे जो वैल्यू अब्रप्टली और डिसकंटिन्यूअसली चेंज होती है उसको बोलते हैं वो क्वांटाइज्ड है। सो बोहर मॉडल का मेन पॉइंट क्या है? क्वांटाइजेशन। किसकी क्वांटाइजेशन दी? एनर्जी की और मोमेंटम की। आपने इसमें सिंपल मैंने बताया क्वांटाइजेशन का मतलब याद रखना क्या है। व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस अब्रप्टली एंड डिसकंटिन्यूअसली एंड इट डज नॉट चेंज ग्रेजुअली और कॉन्टिन्यूसली, then the quantity is said to be quantized। ये जो मैंने वर्ड्स बोले ना, इसकी डेफिनेशन है, इसको स्लो करके सुन लेना और नोट डाउन कर लेना, आपकी बुक में भी वैसे गिवन है। अब थर्ड क्वेश्चन, मैंने स्पेक्ट्रम समझाया था आपको। स्पेक्ट्रम में मैंने बोला था जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, उसमें 5 सीरीज ऑफ लाइंस आती हैं। 5 सीरीज ऑफ लाइंस मतलब जैसे एक सीरीज है उसमें 5-6 लाइंस होगी, दूसरी सीरीज में 4-5 होगी, ऐसे तीसरी में भी टोटल 15-16 से भी ज्यादा लाइन बन सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो उसमें लाइंस ज्यादा क्यों आ जाती हैं? देखो स्पेक्ट्रम मैंने क्या समझाया था, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कब करता है? जब उसको हीट करो या करंट करो, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आता है तो उस एनर्जी को छोड़ता है। जो एनर्जी वो छोड़ता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक ही है, तो लाइंस 5 सीरीज ऑफ लाइन, वो भी बोला है एक सीरीज में 4-5 लाइंस हैं, वो तो कितनी बन जाती हैं? वो ऐसी कितनी ज़्यादा कैसे बन सकती हैं? इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। ये क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब although hydrogen contains only one electron but a large number of lines appear in its spectrum, why? ये क्वेश्चन है, ऐसे क्यों होता है? देखो जी, मैंने मोल कंसेप्ट पहले चैप्टर में आपको समझाया था, उसमें समझाया था अगर आप किसी भी चीज का 1 मोल लोगे ना, उसका वेट कितना होगा? जितना उसका मोलिकुलर मास है या एटॉमिक मास है उतने ग्राम्स के बराबर, मतलब, और 1 मोल में गिनती कितनी होती है? 6.022 10⁻23, मतलब इतने अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो उसका वेट कितना होगा? जितना उसका मोलिकुलर मास 2 है इसका, उतने ग्राम के बराबर। मतलब अगर आपने 2 ग्राम की हाइड्रोजन ली तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इसका 1000 पार्ट लोगे 2 मिलीग्राम, तो फिर भी कितने इसमें मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 10⁻20। इसमें क्या खास है? 10⁻9 1 अरब होता है। उसके बाद गिनती करके देखना, मुझे बताना आपको आती है उसके आगे गिनती की नहीं आती? अगर आती होगी तो आई विल गिफ्ट यू समथिंग। अरब खरब के बाद अगर गिनती आती होगी ना तो मेरे पास आएगा, आई विल गिव यू सम गिफ्ट दूंगा आपको काउंट करना नहीं आएगा, यू विल नॉट नो हाउ टू काउंट दैट, मतलब वो इतना ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखना क्या है, ये समझाने के लिए लिखना क्या है, बुक में गिवन है, मैं बताने लगा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी हाइड्रोजन का अमाउंट लोगे, 2 मिलीग्राम क्या होता है, जितना जन मैंने चौक तोड़ा ना, ये 2 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा, इससे भी कम। इतनी भी हाइड्रोजन लोगे आप, वैसे तो वो सॉलिड नहीं गैस है, इतनी भी लोगे तो उसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट देम। और जब उसमें हम करंट गुजारते हैं या हीट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और एटम में बदल जाते हैं, मतलब गिनती फिर डबल होगी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, जब हम थोड़ा सा भी सैंपल लेंगे किसी गैस का जैसे हाइड्रोजन का, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट, एंड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीट इट, दे फर्दर स्प्लिट इट इनटू एटम्स, वो एटम में ब्रेक हो जाते हैं। अब जैसे बोला था ना 10⁻9 1 अरब होता, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये 1 अरब से भी अरब गुना ज्यादा, अरब नहीं 100 अरब गुना ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप हीट करोगे तो कुछ बिलियंस एटम ऐसे होंगे
जिनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से जंप करके हो सकता है 7th ऑर्बिट में चले जाएं या 6th ऑर्बिट में चले जाएं। कुछ बिलियन ऐसे होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन जंप करके, इलेक्ट्रॉन एक ही है एक एटम में, पर एटम बहुत ज्यादा है ना, तो कुछ बिलियंस ऐसे होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन जंप करके 5th ऑर्बिट में चला जाएगा, कुछ बिलियंस का 4th में चला जाएगा, कुछ का 3rd में चला जाएगा। समझ के बाद तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये चार्ट है, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है नंबर, उसके ग्राउंड स्टेट में मतलब यहां इलेक्ट्रॉन था, जब हम उनको हीट किया तो जैसे मैंने बताया कुछ बिलियंस के इलेक्ट्रॉन ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, 7th ऑर्बिट में चले गए, कुछ बिलियन एटम के 6th में, किसी के 5th में, किसी के 4th में, 3rd में या 2nd में। समझ गए, है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में, तो एटम की गिनती बहुत ज्यादा है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे, ये थी उनकी ग्राउंड स्टेट, यहां से ऊपर गए थे, अब जब वो नीचे आएंगे तो अगर वो 1st ऑर्बिट पे सीधा जंप करते हैं, जैसे आप 7 सीढ़ियां हैं, 1st सीढ़ी से 7th स्टेप पे चले गए या 6th पे चले गए या 5th पे चले गए, जब आपने 7th से सीधा 1st पे जंप किया तो उसको बोलते हैं लाइनमैन सीरीज ऑफ लाइंस। सो मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट पे जंप करेगा तो फिर जो एनर्जी छोड़ेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम में लाइन आएगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइनमैन सीरीज ऑफ। वायलेट रीजन में होती है या हमारे विजिबल में होती है डायरेक्टली। और अगर इलेक्ट्रॉन को जरूरी है वो 1st पे जंप करे, हो सकता है वो पहले 2nd पे जंप कर दे। अगर वो पहले 2nd पे जंप कर देगा तो जो मर्जी, जहां से मर्जी वो 2nd पे जंप करे, ऊपर से नीचे, तो फिर जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं बामर सीरीज ऑफ लाइन। और ये विजिबल रीजन में होती है, हमको दिखती है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3rd ऑर्बिट पे, देन इट इज कॉल्ड पास्चन सीरीज ऑफ लाइंस। और अगर वो 4th पे करेगा देन इट इज कॉल्ड ब्रैकेट। और अगर वो 5th पे जंप करेगा देन इट इज कॉल्ड पी फंड। पी साइलेंट है, फंड बोल रहे हैं। सो इस तरीके से थोड़ा सा सैंपल लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो एटम्स में ब्रेक हो जाएंगे। वो आपको जैसे बताया कुछ बिलियंस का 7th में, किसी का 6th में, किसी का इलेक्ट्रॉन 5th में जाएगा। जब वो वापस आएंगे तो जो जो ऑर्बिट पे जंप करेंगे उस हिसाब से सीरीज का नेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा 1st पे आएगा देन लाइनमैन सीरीज, अगर 2nd पे आएगा जंप करके देन बामर सीरीज, अगर 3rd पे आएगा देन पास्चन, अगर 4th पे आएगा ब्रैकेट और 5th पे आएगा पी फंड। अब आप पूछ सकते हो अगर वो 5th से 4th पे आए, 5th से 4th पे आए तो ब्रैकेट ही होगा। और अगर बोलोगे 4th से 3rd पे आए तो 4th से 3rd आएगा तो पास्चन में ही आएगा। और अगर आप बोलो 3rd से 2nd आए वो हमेशा बामर में आएगा, और 2nd से 1st आए वो हमेशा लाइनमैन में आएगा। समझ गए ये बात। सो इस तरीके से डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में गिवन है, आपने सारा लिखना है। मैंने 3-4 क्वेश्चन ये बोर मॉडल ऑफ एटम के बेस पे कराए हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है विच यू हैव टू गो थ्रू एंड राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है आपका छोटा सा टेस्ट हो, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा जो आपने करने होंगे और बुक कॉपी को सबमिट